टीचर्स को एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। वापस लौट चुके हैं हम अपनी फिजिक्स की फंडामेंटल क्लासेस पे, जिसमें मैं कवर कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट के टॉपिक को। एंड आज हमारी सेकंड क्लास है, तो उसको शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ ऐसे ही सजेस्टिव मेजर्स बताए थे जिसको यूज करके जो लोग इंग्लिश नहीं उतने अच्छे से सीख या समझ पा रहे हैं या फिर बोल पा रहे हैं, उनको कुछ सजेस्ट किया था मैंने कि वो कुछ मूवीज देख सकते हैं सबटाइटल्स के साथ, कुछ वो अच्छे आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं एंड कीप अ डिक्शनरी हैंडी सो दैट दे कैन लर्न न्यू वर्ड्स व्हेनेवर दे स्टम्बल अपॉन वन। तो आप में से किसी को इससे कुछ हेल्प हुई? जस्ट जनरल क्वेश्चन, अगर किसी ने किया हो, किसी को कुछ फायदा हुआ उससे या फिर कुछ इंटरेस्ट जगा हो। Well, I hope it is too early to ask this question क्योंकि धीरे धीरे डेवलप होती हैं स्किल्स। तो I will just say कि keep doing that. It will actually give you a very good results in the long run, and it will keep you interested. वो boring task नहीं है, वो थोड़ा एक entertaining task भी होता है। To watch your movies, then एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिना सबटाइटल्स के भी देख पा रहे होंगे और पूरी अंग्रेजी जो है आपके कानों में घुस रही होगी और दिमाग उसे इंटरप्रेट कर पा रहा होगा। Okay then, keeping all that aside, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कहाँ हैं हम अपनी टाइमलाइन में? Where are we? Where do we stand in our timeline today as compared to the last lecture? लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था चैप्टर 12 फ्रॉम द क्लास 6th NCERT, जिसमें हमने काफी बेसिक चीजें सीखी थी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, और उसको मैं रिवीजन भी कराऊंगा एक स्लाइड में आगे। एंड अभी हम आ चुके हैं अपने सेकंड माइलस्टोन पे, दूसरे पड़ाव पे, क्लास 7th पे, जिसमें है चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो अगर कोई बुक को रेफरेंस रखना चाहता है अपने साथ हैंडी इस लेक्चर के दौरान, तो वो काफी अच्छा होगा। सो दिस वाज आवर टाइमलाइन। नाउ लेट्स गो टू द रिवीजन पार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने इतना जाना था कि एक सर्किट, जस्ट अ मोमेंट, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट, a very basic electric circuit comprises of these four fundamental or the four basic components. First will be the load, first will be the source as in जो हमें वो electricity देगा। Source will be giving us that electrical energy जिसको हम use करके किसी भी फॉर्म में उसके इफेक्ट्स देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लाइट के फॉर्म में। So a source is necessary, then a load is necessary. लोड यानी कि वो ऑब्जेक्ट, वो अप्लायंस जो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कुछ फ्रूटफुल या हमें बेनिफिट दे, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इस एनर्जी को, सोर्स एनर्जी को हमारे टारगेट लोड तक ले जाने के लिए वी हैव दीज कनेक्टिंग वायर्स, जो हमने पढ़े थे कि दे आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो काफी बेसिक सी चीज हमने ये पढ़ी थी, और एक चीज हमने पढ़ी थी स्विच, जो कि एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है हमारे खुद के इंटरवेंशन से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक या फिर कनेक्ट करने के लिए। सो दीज वर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमने पिछले अपनी क्लास में पढ़े थे, एंड काफी बेसिक लेवल पे था सब। सो अब हम आते हैं अपने बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, अभी लास्ट हमने जो एक डायग्राम देखा था, उसमें हमने उसे पिक्चराइज करके दिखाया है, इन विजुअल फॉर्म दिखाया है आपको कि सर्किट वैसे होता कैसे है। लेकिन इन टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऑन पेपर इलेक्ट्रिसिटी को जब हम
एक इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाते हैं तो वी यूज सर्टेन सिंबल्स टू डिनोट दैट। अब हमें एक पेपर पे बनाना होगा कोई चीज, जैसे लास्ट क्लास में यश की क्लास जो थी फिजिक्स की, इन हिज क्लास ही टोल्ड यू पीपल अबाउट अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम था किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को जब हम ड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब ऑन पेपर दिखाना चाहते हैं, तो वी ड्रॉ रेक्टेंगल या एक स्क्वायर, और then we denote all the forces coming in and going out of that body। कहीं से भी जो फोर्स लग रही है बाहर जा रही है, जैसे फ्रिक्शन पढ़ा था तो वो बताया था कि वो ऑपोजिट लगती है मोशन के। देन देयर इज अ नॉर्मल फोर्स जो कि अर्थ, हमारी अर्थ जो है वो लगाती है किसी भी बॉडी पे जो उस पे खड़ी है। देन देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच ऑलवेज पुल्स यू टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो कि नीचे लगती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम यही करता है कि इट गिव्स यू अ रेफरेंस दैट व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड देन इट गिव्स यू द नेट रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि जितनी फोर्सेस आ रही हैं और जितनी फोर्सेस जा रही हैं उनको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स, एक फाइनल फोर्स बचेगी जो आपको बताएगी कहां लग रही है। तो बॉडी, इफ द बॉडी इज इन मोशन तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर इफ इट इज स्टॉपिंग तो किस डायरेक्शन में वो स्टॉप करेगा। वैसे ही इन इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स वी हैव सर्टेन symbols which denote an electric circuit on paper जो free body diagram जैसे हो सकता है। For example, an electric cell जो हमारा source होगा किसी भी सर्किट में, it will be denoted by this symbol। एक ऐसा दो पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि उनके इसको हम और जब डिटेल में पढ़ेंगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करता है और एक नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करता है। देन कम्स अ लोड, जैसे कि हमने बोला था दो सबसे बेसिक चीजें हैं, सोर्स एंड लोड। तो दिस विल बी द लोड। अब ये क्योंकि एक बल्ब है तो इसको एक रेजिस्टिव लोड की तरह ऐसे डिनोट करते हैं। देन देयर आर स्विचेस जो हमारे सेफ्टी मैकेनिज्म थे। स्विचेस आर क्लोज स्विच एंड एन ओपन स्विच। एक स्विच ऑन है, एक स्विच ऑफ है। देन इन रिलेशन टू अ सिंगल सेल, अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा सोर्स चाहिए, अपने सोर्स की कैपेसिटी बढ़ानी है अपने सर्किट की, देन यू गो फॉर अ बैटरी। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ more than one source of electricity or more than one cell, and then इसके कॉन्सेप्ट को हमें क्लास 8th एंड 10th में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, तो वी विल नॉट गेट टू मच इनटू डिटेल्स अबाउट अ बैटरी। बट अगर आपको कोई भी सर्किट में ऐसा दिखे कि ऐसा कोई सिंबल दिख रहा है जो यहाँ पे है, ये सिंबल जो है और ये सिंबल जो है, तो इससे कुछ घबराना नहीं है कि क्या कोई नई चीज है ये। दिस इज जस्ट a more a compounded composition of a source of electricity। एक सिंगल बैटरी होगी तो एक पैरेलल लाइंस पे सेट होगी, मल्टीपल बैटरीज होंगी तो कहीं कहीं ऐसे वो डिनोट कर सकता है। देन वी कम टू द वायर्स। वायर्स तो बहुत ही सिंपल है, वायर में कुछ है नहीं, वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से डिनोट होते हैं। मोस्टली एक स्ट्रेट लाइन होगी किसी भी सर्किट में। अब जैसे एक सर्किट बना के देखना चाहें तो हमने पहले एक सोर्स ले लिया जो कि हमारी बैटरी है यहाँ पे, एंड देन हमने एक लोड ले लिया जो हम ऐसे दिखा रहे हैं, एक बल्ब जैसा है, एंड दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स। ध्यान रहे एक स्विच जरूर रहे उसमें ताकि आप अपने मुताबिक उसे ऑन या ऑफ कर पाए। So this will be a basic circuit diagram with all its components. Then these are a few examples that I've taken from the NCERT class 7th book, and this is the topic right here, 14.1 symbols of electric components. ये पहला जो सर्किट है यहाँ पे हमारा, दिस इज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, हमने उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रोक रखा है विद द मींस ऑफ अ स्विच जो कि यहाँ है। एंड व्हेन वी कनेक्ट दैट स्विच, व्हेन वी क्लोज दैट स्विच, इट बिकम्स अ क्लोज्ड सर्किट। तो ये एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में रखना है कि क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट में डिफरेंस यही है
ओपन वो चीज है जो चीज खुली हुई है, जिसमें कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, जैसे इकोनॉमी में भी सर ने हम लोग को क्लोज सिस्टम और ओपन है, वैसे एग्जैक्टली वो नहीं है, बट दिस टेल्स अस द बेसिक टर्मिनोलॉजी की ओपन वो चीज होती है जो जिसमें से कोई चीज फ्लो नहीं हो रही है, एंड कनेक्टेड वो चीज होती है जिसमें से कोई चीज पास कर रही है। जैसे ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस जब ओपन होते हैं तो उसपे से गाड़ियां पास नहीं कर सकती हैं, व्हेन ब्रिजेस आर क्लोज्ड देन उसमें से गाड़ियां पास करती हैं। तो यही स्विच जो है एक ब्रिज का काम करता है, एंड ओपन एंड क्लोज सर्किट को डिनोट करते हैं ऐसे। Then moving on to the next slide, we come to a topic called the heating effect of electric current. इलेक्ट्रिसिटी का जो हम इफेक्ट देखते हैं अपनी लाइफ में, जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे पिछली क्लास में हमने सीखा था, हीटर्स हो गए, प्रेस हो गई, इस्त्री जिसको कहते हैं, या फिर लाइट्स हो गई, फैंस हो गए, बल्ब्स हो गए, ये सारी चीजें एक कॉमन इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का जिसको यूज करके चलती हैं, विच इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कोई सर्किट हमारे सामने आता है एंड लोड की साइड जो होती है, जो हमने अभी एक सिंबल देखा था, ये वाला, ये, अरे ये तो क्या बन गया, एक सिंबल जो देखा था हमने, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आ रहा है इसके अंदर, एंड देन वो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन हो रहा है उसका, इस जगह पे उसके एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इन सम फॉर्म। तो ये जो रेजिस्टिव टाइप लोड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, दे जनरेट सम हीट। ये होता कैसे है, जब आपको, जब जैसे फ्रिक्शन में आपने पढ़ा, यश ने जब बताया था कि जब कोई चीज ब्रेक्स लगते हैं गाड़ी पे तो वो हीट अप हो जाते हैं टायर्स। किसी भी चीज को आप रोक रहे होते हैं, आपके शरीर में भी अगर आप किसी की कहीं दम लगा रहे हैं, किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो यू जनरेट सम हीट। तो हीट इज अ बाई प्रोडक्ट, इट्स not exactly a very constructive form of conversion of electricity and energy, but it is kind of a byproduct। लेकिन साइंस में हम इसी बाई प्रोडक्ट को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्लेट है ये एक ऐसे मटेरियल से बनी है विच इज एन एलॉय, विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, जो इसे एक एबिलिटी, एक खूबी देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट कर सकता है, उसको झेल सकता है। और जब उसे झेलेगा तो उसके अंदर एक कन्वर्जन, एक चेंज आएगा विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब भी हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे, इस स्विच को बंद करेंगे, तो यहां हमारे सोर्स से करंट फ्लो होना शुरू कर जाएगा, यहां जाएगा इन पिंस, ये पिंस बस ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था इस सरफेस पे, इसलिए पिंस लगाई गई हैं सो दैट द वायर्स कैन अटैच टू दीज टर्मिनल्स। एंड फिर जब वो फ्लो करेगा करंट इस पूरे एलॉय मटेरियल वाले बॉडी के थ्रू, तो फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये सबसे फंडामेंटल फॉर्म था बताने का कि एक रेजिस्टिव सर्किट है क्या। इसका हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट देख पाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि हम सभी लोग जानते होंगे। अभी सर्दियां चल रही हैं, वी आर इन द विंटर्स, सो वी ऑल नो व्हाट हीटर्स डू, और व्हाट some people who have some interest in the kitchen, उन्होंने पहले देखा होगा कि हीटर्स पे खाना भी बनाया जाता था, क्योंकि ये था, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली वही ऐसा एक सरफेस है जो मतलब एक ऐसा एलिमेंट है which is made up of an alloy that can resist the flow of electric current and generate heat as a byproduct। तो इनके इन हीटर्स में आप जब इसको प्लग इन करते थे तब फिर ये जो है गर्म हो जाता है, हीट अप करके ग्लो करने लगता है। ये हीट एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू हीट एनर्जी। एंड उसी से, इसी सेम फंडामेंटल को यूज करके इलेक्ट्रिक बल्ब भी बनाया गया था। इसमें जो वायर यूज होता है, जो बल्ब के फिलामेंट जिसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड अ फिलामेंट, द रेजिस्टिव लोड
of an electric bulb is called the filament. What it does is it is made up of tungsten. Commercially tungsten नाम के alloy से बनाया जाता है, जो कि जिसकी इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. तो वो it heats up so much that it starts producing visible light that can glow up its surroundings. तो हमारे यहाँ जो भी पुराने बल्ब्स थे वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते थे कि उसमें एक हीटिंग एलिमेंट है which heats up to a certain level, some thousands of degrees of Fahrenheit, and वो पिघलता नहीं है, it doesn't corrode, and because of this properties that this tungsten material holds, वो एक ग्लो प्रोड्यूस करता है जो हम लाइट के फॉर्म में देख पाते हैं. So after heat, a more efficient form of conversion of electricity is into light. Then एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, which is of an electric press. जो हमारे यहाँ स्त्री होती हैं, प्रेस होती हैं, जो बिजली से चलती हैं, उनका इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा होता है. उसमें भी ऐसा ही एक मटेरियल लगा होता है उसके पूरे फ्लैट सरफेस के अराउंड, जो कि हीट को जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है हीट में, एंड इट डजंट ग्लो. वो ग्लो नहीं करता है. उसकी रेजिस्टिव पावर ऐसी होती है कि इट डज नॉट हीट अप टू सर्टेन एक्सटेंट कि वो ग्लो करने लगे, बट वो हीट का ज्यादा अच्छा कन्वर्जन करता है. जैसे इस ये हीटर जो था ये बहुत ही पहले की टेक्नोलॉजी थी, तो इसमें थोड़ा लॉस ज्यादा हो रहा था ये, क्योंकि ग्लो भी करने लग रहा है, ये बहुत अच्छे से हीट को सस्टेन नहीं कर रहा है, वो इतना ग्लो करने लग रही है कि वो थोड़ा बहुत इफेक्ट इसका भी दे रहा है, थोड़ा बहुत इफेक्ट इसका भी दे रहा है. बट देन आयरन्स केम, इलेक्ट्रिक आयरन्स, जो कि उस हीट को और इफेक्टिवली रेजिस्ट कर पाती, एंड वो सिर्फ हीट अप करती हैं सरफेस को, ग्लो नहीं करती. So these were just some real life examples of what an heating effect of electric current can look like. एक basic definition देख लेते हैं कि the amount of heat produced in a wire depends upon its material. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था टंगस्टन या फिर और मेटालिक एलॉयज जो कि रेजिस्ट करते हैं, या यहाँ पे आयरन यूज हो रहा है. It depends on its material. Then the length and thickness. अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे मैं बताऊंगा, जो कि हमारे सर्किट्स में कहाँ यूज होता है, थिकनेस और लेंथ की बात जहां आती है. And the wires of different materials, different length and thickness are used for different use cases. Wherever we want a heating effect of that material to be dominant, we use a more thick wire. When we want a more light or light energy oriented implementation of that material, then we use something like this. With filament of a bulb is very thin, but it has a tendency to not corrode, and then hence produces light. So if we move on to the next slide, you will see very common examples that many of us have been seeing in our homes. जो हमारा mains input होता है, where our meters are situated and the main control unit of the electricity that comes in our house is situated, you will find these kind of components of an electric circuit installed there. इसको बोलचाल की भाषा में cutouts भी कहते हैं, fuse कहते हैं. So these things are responsible. देखिए इनमें भी एक बहुत पतला सा वायर है, ये भी एक मेटालिक एलॉय का ही बना होता है, which is not as thin as tungsten, but लेकिन उसका composition जब आप केमिस्ट्री की क्लासेस आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, and then I'll come back to this. तो इन कंपोनेंट्स का काम क्या होता है, जैसे हमने अपने शुरुआती स्लाइड में पढ़ा था कि स्विच का बेसिकली काम होता क्या है कि इट इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म. वो हमें अलाउ करता है टू ब्रेक अ सर्किट, अपने सर्किट को बंद करने अलाउ करता है कभी भी जब हम चाहें. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 440 वोल्ट्स का भी आ जाता है, 440 का झटका आ जाता है. व्हाट डज दैट डू इज, जिन लोगों के घर में ऐसे फ्यूजेस नहीं इंस्टॉल्ड होते हैं,
people who have not installed good safety mechanisms in their houses, like an MCB, जिसके बारे में आएंगे अभी हम थोड़ी देर में, और फ्यूजेस, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, वो जो ट्रिमेंडस एक जोल्ट आता है 440 का, वो उनके घर में दौड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके काफी सारे अप्लायंसेस जो हैं वो खराब हो जाते हैं, टीवीज हो जाते हैं, फ्रिजेस खराब हो जाते हैं, एसी के कंप्रेसर्स जो है फूक जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि देयर इज नो सेफ्टी मैकेनिज्म व्हिच कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर home electric circuit. So that is where these fuses come into play. They are a sort of safety mechanism which ensure that whenever there is a very powerful surge of electric current, they are designed in such a way that they will conduct the electricity at normal conditions, which is 220 to 250 volts. But if the electricity, the voltage of that electricity that is coming into your houses increases more than 250, let's say, which is a general um, uh, assumption, if the voltage increases above 250 volts, then these fuses are designed in such a way that if a current that has a voltage of 250 volts passes through this, these wires will corrode, वो जल जाएंगे और पिघल के खत्म हो जाएंगे, and in essence बिना आपके स्विच ऑफ किए वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ये बहुत ही क्रूड तरीका था टू इंड्यूस सेफ्टी इनटू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जल के पिघल जाएंगे। दे ऑल्सो यूज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट दे आर डिजाइन इन सच अ वे कि wherever certain amount of heat is generated in the electric circuit, then वो अपने आप ही जल के उस टेम्परेचर पे कोरोड होके खत्म हो जाएंगे, एंड इस वजह से ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, एंड ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अब कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। What this ensures is that your house is safe, your appliances are safe, and there is no chances of fires getting initiated in your house. And इस ही फंडामेंटल का एक और रिफाइंड एप्लीकेशन आज की हमारी टेक्नोलॉजी ने बनाया है, आज की नहीं, काफी समय से चल रहा है, बट दिस इज फेयरली न्यू फॉर आवर सोसाइटी। दीज आर दी MCBs, इनको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ये थोड़ा इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ सर्किट ब्रेकर है। जो अभी हमने देखा था कि एक तार जो है जल के खत्म हो जा रहा है, दीज माइट और माइट नॉट ब्रेक डाउन एट द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ टाइम। कभी कभार हो सकता है कि जब तक ये जल के खत्म हो रहे हैं तब तक में ही कुछ आपके अप्लायंसेस जो है फूक गए, या फिर उनमें उतना वो करंट पास कर गया 440 वोल्ट्स वाला, तो वो उनको बस 2 सेकेंड लगता है टू गेट डिस्ट्रॉयड। तो ये उतना इंटेलिजेंट तरीका नहीं था, ये एक रॉ तरीका था टू प्रोवाइड सेफ्टी इन आवर सर्किट्स। बट MCBs, मिनिएचर सर्किट बोर्ड्स ने क्या किया है कि दे आर अ सॉर्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इनके अंदर एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म होता है जो कि मॉनिटर करता रहता है। उसमें ऐसे एक्टिव कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि इसमें आता हुआ जो करंट है और जो इससे निकल रहा है उसको एक्टिवली मॉनिटर करते हैं। उसकी वोल्टेज का सेंसर लगा होता है इसमें, जो कि मेजर करता रहता है, जिसको वोल्ट मीटर कहते हैं। आगे के क्लासेस में हम जानेंगे। सो इफ इट सेंसेस दैट द वोल्टेज इज गोइंग अबव 250 या फिर or 260 or 270, whatever your house's requirements are, and whether you have installed stabilizers in your appliances or not, with your appliances or not, तो ये उस समय एक स्विच रहेगा, ये आपको गिरा देगा या इस स्विच को वो ओपन कर देगा, जिसकी वजह से वो सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा एंड द इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट पास थ्रू इट। एंड ये थोड़ा रियूजेबल टाइप के कंपोनेंट्स हैं। एक बार फ्यूज खराब हुआ तो आपको फिर या तो इसका फ्यूज वायर चेंज करना पड़ता है, या फिर कई कंडीशंस में अगर बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई तो ये वाले पोर्शंस भी इसके गल जाते हैं एंड व्हाट नॉट। एंड इनको ह्यूमन इंटरवेंशन से निकालना या फिर इंस्टॉल करना भी सबके बस बात नहीं हो सकती है। तो दीज आर अ मोर refined safety mechanics, safety mechanism providing components. ये एक नॉर्मल इंसान भी स्विच ऑन या ऑफ कर सकता है इसे।
So this was the safety part in an electric circuit, and कैसे ये connected है heating effect of electric current से, ये हमने समझा. Now let's move on to the next slide, which is yet another effect of electric current. अब यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात आती है. The portion of physics, the portion of let's say the modern physics that I am dealing with would be electricity and circuits and magnetism, जो कि मैंने उस दिन टाइमलाइन में बताया था कि it's present in the 9th standard NCERT. Why? Because understanding magnetism requires you to understand requires of you to understand all the basic principles around electricity and its effect. Because magnetism is just an effect of electricity. Just like heating effect, there is a magnetic effect of electricity that we need to study, but it involves some, let me phrase it like this, it involves some high level or a bit difficult concepts of physics that make you understand the effects of magnetism. They have this thing called vectors in physics, which I'm sure Yash will take care of in future classes. When we are well versed with vectors, we will move on to magnetism and understand what or how an electric current makes things magnetic. So in today's class, we'll be just barely scratching the surface of how electric current can give you magnetic effects. क्योंकि बहुत ही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है which you might or might not have done in your primary schooling. When we used to study, this was done in our school when I was in the 7th standard. We were made to bring these basic components: a cell, then some wires, and a big iron nail, and a switch, basically. So we were told how to make an electromagnet, which is also the following topic in our coming slides. So if you connect a battery with wires, which we have, which is very easy for us now because we've been studying this for 2 classes. If you connect a battery with 2 wires, and then instead of the load, जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि loads are of resistive type, जो कि हमें heating effect देते हैं. Now there are some loads which are conductive, but they do not generate heat. They generate a effect called magnetic field. फिर मैं पीछे हटूंगा इस चीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे. वो हीट ना प्रोड्यूस करके एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, which is called इंडक्टिव इफेक्ट. ये क्या होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट से ही वो मैग्नेटिक फील्ड्स, वो मैग्नेट वाली इफेक्ट्स आती हैं किसी भी बॉडी में. सो इफ यू कॉइल अप, अगर आप एक तार को एक नेल के अराउंड ऐसे ऐसे मोड़ दें, तो व्हाट दैट डज इज इट ट्रांसफॉर्म्स द लोड इनटू अ मैग्नेट. एसेंशियली जब तक करंट उसमें फ्लो कर रहा है, this iron nail will be converted into a magnet. Now let's see its magical effects. एक बहुत ही अच्छा, नहीं इस पे नहीं जाते. if you guys have these instruments in your home, अगर आपके पास ऐसे पुराने कुछ खिलौने टाइप की चीजें पड़ी हैं which have these wires and batteries, तो आप ये करके देखिएगा. if you do this, उसको कई बार, करीब 20-25 बार या 30 बार कॉइल कर दीजिएगा, राउंड बना दीजिएगा एक बड़ी सी कील के. उसके बाद उसको जब आप किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे, जैसे कि छोटी छोटी पिन्स होती हैं, उनके पास अगर आप ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि इट विल गेट अट्रैक्टेड टू इट. जैसे कि एक नॉर्मल बार मैग्नेट होता है, वैसे वो जैसे मेटालिक चीजों को अट्रैक्ट करता है. दिस आयरन नेल व्हिच वाज नॉट मैग्नेटिक इन व्हिच वाज नॉट प्रीडोमिनेंटली मैग्नेटिक, वो इस इफेक्ट की वजह से मैग्नेट का काम करने लगेगी. एंड इसका और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एक एप्लीकेशन जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, एवरीबॉडी नोज दिस बेल व्हिच वी हैव सीन इन आवर स्कूल. जब हमारे क्लासेस खत्म होती हैं, रिसेस होती थी, तो ये बेल जो घंटी बजती थी हमारी,
this simple device actually works on the magnetic effect of electric current. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो अभी हमने कॉइल वाली चीज पढ़ी, जो एक इंडक्टिव लोड की बात हमने पढ़ी, वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कुछ कुछ एक सिलिंड्रिकल सा चीज है जो कि मेटालिक लग रहा है विद दिस कलर, उसके ऊपर कुछ कॉइल जो है राउंडेड कॉइल्ड है, कॉइल्ड है उसके अराउंड, एंड ये कुछ एक मैकेनिज्म दिख रहा है जो कि ये इस हैमर जो है, हथौड़ा है, इसको जो है ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से ये बेल बजती है. सो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक इन द क्लास 7th स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स. इसकी मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा एंड दैट विल बी द कंक्लूडिंग. It will be a pretty difficult concept to gain in the first place, but मैं try करूंगा कि इसको जितना आसानी से मैं समझा पाऊँ समझाऊंगा. ये अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिक फंडामेंटल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा दिखता है, उसके सिंबल्स क्या होते हैं. तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास सर्किट में एक बैटरी है जो हम लोगों ने पैरेलल लाइंस से डिनोट करना सीखा है, एंड देन वी हैव दीज कनेक्टिंग वायर्स. We have a safety mechanism called the switch, जिसको यहाँ पे इस अप्लायंस की टर्मिनोलॉजी में स्विच, पुश स्विच कहते हैं. ऐसे स्विचेस जो एक सिचुएशन में ना रहे, जैसे नॉर्मल लाइट स्विचेस क्या होते हैं, ऑन या ऑफ. कुछ तरह के स्विचेस होते हैं जिनको आप जब तक दबाए रखेंगे तभी तक रहेंगे, जो हमारे घर की बेल्स में या फिर बेल्स में जनरली ऐसी चीज जो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए और फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, ऐसे में पुश बटन स्विचेस या फिर पुश स्विचेस यूज होते हैं. एंड ये हमारा आ गया लोड. यहाँ पे ये लोड डिफरेंट टाइप का है, रेजिस्टिव लोड नहीं है, ये है एक इंडक्टिव लोड जो कि सिंपली एक आयरन का बना हुआ रॉड है और उसके ऊपर कुछ वायर कॉइल्ड है. यही बन जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक मैग्नेट विच इज नॉट अ मैग्नेट बट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट कन्वर्ट्स इनटू अ मैग्नेट. So if we are talking about the working of this electric bell, when current passes through this load, when current starts to flow through this load, होता क्या है कि ये जो हमारी रॉड थी, ये बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये जो हैमर है इसका, ये जो हथौड़ा है जो कि इस बेल को बजाएगा, जो इस पे स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से हमें एक वो जो बेल वाली साउंड आती है वो चीज होगी. तो अगर हमें बेल बजानी है, पहले क्या होता है, हमारा आर्म जो होता है, हमारा आर्म क्या करता था, ऐसे हथौड़ा लेके ऐसे कई बार उसको स्ट्राइक करते थे. तो इसी मैकेनिज्म को हम मिमिक कर रहे हैं इस छोटे से सिस्टम के थ्रू, जो कि ये इसका इंडक्टिव लोड है. क्या कर रहा है कि जब करंट इसमें पास होता है, ये एक मैग्नेट बन गया, तो फिर इस हैमर पे एक छोटा सा आयरन का पीस लगा हुआ है. ये मैग्नेट नहीं बना, ये नॉर्मल आयरन का एक नेल है या फिर एक आयरन का एक बिट है, जो कि किसी भी अगर मैग्नेट के पास जाएगा तो उससे अट्रैक्ट होगा. तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा मैग्नेट है जिसको हम अपनी सुविधा से कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेट में और वापस एक नॉर्मल आयरन के पीस में. तो जब भी ये करंट इसमें पास करेगा, ये जो है मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी तरफ इस मेटालिक पीस को अट्रैक्ट करेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा हैमर जो है ये स्ट्राइक करेगा हमारे गोंग पे, तो घंटी बजेगी. अब इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है, ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये एरो जो बनी हुई है. अब नॉर्मली हमने जो सर्किट्स देखे हैं वो ऐसे होते हैं कि उनमें कंटिन्यूटी होती है, उनमें जो है कहीं पे कोई ब्रेकेज नहीं है अदर देन द स्विच. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एरो डिनोट कर रहा है, ये एक वेरिएबल स्विच की तरह है. ये ऐसा स्विच है जो एक कंडीशन में अपने आप खुद को, मतलब एक कंडीशन में नहीं रहता, जिस कंडीशन में आप उसे डालेंगे उसको अपोज करेगा. जो आप उससे कराना चाहेंगे, जो आप उससे कराना चाहेंगे उससे विपरीत काम करेगा, उल्टी बुद्धि वाला इंसान जैसा होता है वैसा काम करेगा. तो व्हाट विल इट डू इट, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे इसमें, ये अट्रैक्ट हुआ इधर, ये बेल बजी, तो ये जो स्विच होगा इस मेटालिक पोर्शन से ये कांटेक्ट छोड़ देगा. तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ब्रेक हो गया सर्किट में, तो सर्किट जो है हमारा ओपन हो गया वापस. तो इससे क्या होगा, ये काफी बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो इसका हमने सीखा था ओपन क्लोज सर्किट का, उसी को लेवरेज करके इन्होंने ये बेल बनाई है. जैसे ही कॉन्टैक्ट छूटा, अब बताइए क्या होगा,
The moment the contact is opened from this point of the circuit, essentially our electric circuit is open now, and वो electric current flow होना यहाँ से बंद हो गया. And if the electric current stops flowing through an electromagnet, what happens? That piece of inductive load stops being an electromagnet. तो अब उसकी magnetic properties चली गई. तो क्या होगा इससे? ये जो मेटालिक पोर्शन था हमारे हैमर का, ये वापस से अपनी जगह पे चला जाएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा. एंड उस समय क्या होगा? ये जो स्विच है वापस इससे कांटेक्ट में आ जाएगा, एंड ये प्रोसेस जो है चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी. इसी की वजह से वो एक कांस्टेंट हैमरिंग एक्शन जो होता है इस बेल, इस गोंग के ऊपर, वो पॉसिबल हो पाता है. सो this was the basic concept regarding the working of an electric bell, and how this simple apparatus, a simple system of electric circuits produce कर रहे हैं electric magnetic effect को electricity के अपने favor में to do some mechanical work. अब यहाँ पे भी देखिए, ये जो sound हमने सुनी, एनर्जी कितनी प्यारी चीज है. ये जो साउंड हमने यहाँ सुनी इस हैमर के टकराने से इस गोंग पे, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा है जिसे साउंड कहते हैं. सो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी का इनटू साउंड, और यहाँ पे दो कन्वर्जन हो रहे हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग, तो भी नहीं, और अच्छे से देखा जाए तो बैटरी में केमिकल एनर्जी है जिसकी वजह से कन्वर्ट होके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रैवल करके जाके इस कंपोनेंट में क्या कहते हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस कर रही है, जो कि उस इफेक्ट से इस आर्म में, इस मैकेनिकल डिवाइस में मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रही है, जो कि उसे मूव करने का अवसर दे रही है. एंड देन दैट मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी व्हेन इट स्ट्राइक्स दिस गोंग. तो इस पूरे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट यही है. जो भी आप देखते हैं, इट्स फंडामेंटली एनर्जी. देयर आर ओनली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम. आप अपनी लाइफ में अगर आप खुद को भी इस आइडियोलॉजी से जज करना चाहें, तो यू आर ऑल्सो जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर आप ऐसे देखने लगे तो लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल. हर चीज आपको एक फ्लो में दिखेगी, कोई भी चीज ओपन नहीं है. एसेंशियली दिस होल लाइफ इज अ क्लोज सर्किट. हर जगह पे जहां आपको लगता है कि वो ओपन है, फिर कुछ ऐसा है, दैट इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. किसी फॉर्म में जहां कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, वहां पे थोड़ा सा चेंज आपको फील होता है. सो दैट बीइंग सेड, our scope of electricity and circuits for the class 7th NCERT syllabus is now complete. So it was a very interesting journey. I got to explain some complicated topics to you guys, and I tried to do it as simple as possible. And I hope I did my job, and you guys, might now be able to explain these concepts or the application of these appliances with these the fundamentals of electricity and circuits. So एक बार इतने जो discussion है इसको narrow down करते हैं. Let's see what we take away from this lecture. सबसे पहले हमने पढ़ा कि it is convenient to represent electric components by symbols. Using these, an electric circuit can be represented in a circuit or by a circuit diagram. सिंपल सी बात है, हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके इफेक्ट्स देखने हैं, उसको अगर हमें यूज करना है तो वी विल नीड टू मेक अ सेटअप जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. एंड उसको डिनोट करने के, उसको पेपर पे या किसी भी फॉर्म में विजुअली डिपिक्ट करने के लिए वी यूज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड सर्किट डायग्राम. एंड उस सर्किट डायग्राम के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, एंड दे आर डिनोटेड बाय सर्टेन सिंबल्स. ये था हमारा फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस क्लास. देन वी गॉट टू लर्न दैट when electric current flows through materials, it produces some effects. It allows that electrical energy to get converted into other forms of energy, जिसका सबसे widely used example हमने देखा है, which is in the form of heat. When electric current flows through a wire, the wire gets heated. It is this heating effect of current which gives us so many applications in our real life world.
सो ये आज हमने सीखा कि जो भी फॉर्म ऑफ हम एनर्जी देख रहे हैं अपने सामने, it is if it is being propelled through electricity, then it must be having some heating effect. वो चीज यहाँ देखी हमने. Then we got to learn about the safety mechanisms of an electric circuit, जो कि हमने जाना कि हमारे घरों में जो फ्यूजेस होते हैं, जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, वो इस इफेक्ट को यूज करते हैं. विद दिस जिनका रेजिस्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, दे जनरली, भाई दिन में जिनमें दम ज्यादा होता है भाई उन्हीं पे बाहर डाला जाता है ना, उन्हीं पे आप डिपेंड करते हैं. जो लोग किसी चीज का लोड, जैसे पिरामिड आपने देखा होगा अगर कभी स्कूल में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो जो थोड़े हट्टे हट्टे मोटे जो बच्चे होते हैं उनको नीचे लगाया जाता है, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो उन्हीं की वजह से गिरेगा, और खड़ा भी रहेगा वो पिरामिड तो उन्हीं की वजह से खड़ा रहेगा. सो द मोर यू कैन रेजिस्ट सम फोर्स, द सेफर यू आर considered. So wires are made of some special materials that melt quickly. जो पुराने कंडीशन में हमने देखा कि पुराने समय में जो फ्यूजेज अभी भी यूज होते हैं, बट इनका यूज अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है एज कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर्स, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिवली कंट्रोल करते हैं सर्किट्स को. तो दे मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक the large electric currents pass through them. वो जो 440, वो जो 250 से above जाती हुई वोल्टेज का करंट अगर आ गया, तो वो उसको कैसे, मतलब how will they save the circuit from failing? How will they save your appliances from getting destroyed or getting damaged? So they, अब उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई अगर ज्यादा लोड हो जाए तो आप इन्हें जो है गिरा दीजिए, आप इन्हें जो है, अब जैसे वो पिरामिड के कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगर वो पिरामिड ऐसा हो रहा है जो क्या कहते हैं उस फंडामेंटल को तोड़ सकता है, तो वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी लोअर फंडामेंटल लेयर के ऊपर है कि अगर वो चाहे तो वो गिरा सकता है, वो चाहे तो उसे खड़ा भी रख सकता है. अब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे ऐसी जो अप्लायंसेस होते हैं जिसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, अगर उसमें आपको मतलब उसमें ऐसा क्या सेफ्टी मैकेनिज्म हो जो कि उस हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे और उसकी वजह से कोई दिक्कत भी ना आए, तो वहां पे जैसे हमने देखा कि थिकनेस ऑफ वायर्स, थिकनेस ऑफ मटेरियल्स यूज्ड कैन प्रोड्यूस दैट इफेक्ट. वो पास होने देंगे उतने इलेक्ट्रिक करंट को एंड दे वोंट गेट डिस्ट्रॉयड, या फिर जो लोड है उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, क्योंकि उस लोड की कैपेसिटी है टू टेक सो मच करंट. अगर वहां पे हमने ऐसा फ्यूज लगा दिया तो जैसे ही हम, जैसे ड्रिल मशीन्स हो गई या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूज करते हैं, बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं जो कहते हैं छेद करती है धरती में टू डू वेरी सॉर्ट्स ऑफ डिगिंग एंड स्टफ, तो वो उतना हाई करंट झेलने के लिए बनी होती हैं. They do not heat up so much so that they can melt and break that circuit. उनमें ऐसे टाइप के MCBs लगे होते हैं उनके इंटरनल सर्किट में कि अगर मान लीजिए हद से ज्यादा करंट आ गया या फिर सर्ज आ गया तो वो सर्किट ब्रेक करेंगे, बस उसे खराब नहीं होने देंगे, because that load is made to take that much of electric current. Then coming towards the end of our discussions, हमने पढ़ा कि when electric current flows through a wire and when the load is inductive, then it can also create another effect of electricity which is called magnetism. वो किसी एक ऐसे मटेरियल को जो कि कंडक्टर है उसके अराउंड अगर हम एक सर्टेन अरेंजमेंट में वायर्स को coil up करें, if a current carrying coil of an insulated wire is wrapped around a piece of iron, general case iron, it's called an electromagnet. वो एक normal conductive material को convert कर सकता है into a magnet. It gives you some magical powers up until you are getting that electric current, which then so ये तो top the points हो गए, which then led us to understanding this the working of a simple electric bell, which is a very common example that we used to see in our primary schools. जो हम लोग के schools की घंटियां होती थी for the breaks of the classes or the recess, उसको दिखाने के लिए ये सबसे basic effect था
एक इलेक्ट्रिक करंट को टू ट्रांसम्यूट इट इनटू अ मैग्नेट. So that being said, our today's class is concluded. I hope you guys enjoyed today's lecture, and I tried to keep it interesting. Next lectures, I'll try to incorporate some videos too. So because some of the effects, जो कुछ effects होते हैं कि current कैसे move कर रहा है circuit में, in places where you don't understand how, जैसे वो bell का जो hammer mechanism था, it might have been a little difficult for some of you to grab कि वो कैसे वो point of contact छूट रहा है और वापस आ रहा है. तो in the next lecture I'll try to quickly recap all of that I have told you guys today in the form of a small video, so that you can quickly recap all of the fundamentals that we have learned in today's class. And then I'll try to structure the upcoming lectures in such a way कि हम जितने मुश्किल से मुश्किल concepts हैं उनको एकदम fundamental तरीके से break down करके समझा सकें, so that a person who has not studied electricity or physics in general can also understand how this effect is taking place or how this mechanism is coming into play. So chalo, I take your leave now and thank you for your patience. And as again, upcoming lectures will be progressively more difficult and comprehensive. Okay, I hope you have a good day. Thank you.